Hello everyone, Hare Krishna, this is Nivedita, welcome to Asoka classes. So today's video is all about strategy to qualify RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए आपकी क्लास चलाई जाती है। तो क्लास 6 में आपका क्या सिलेबस है, उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा एंड क्लास 9 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो शुरू करते हैं अपना क्लास का ये सेशन। आपको मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी थी कि मैं आपको साइंस और जीके का पार्ट कंप्लीट कराऊंगी क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न में आएगा क्या, क्योंकि कुछ बच्चे अभी क्लास 4 से 5th में गए हैं जिनको 6 के लिए देना है। कुछ ऐसे होंगे जो 4th क्लास में भी प्रिपेयर करने के लिए जिनके पेरेंट्स भेज देते हैं, एंड कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 7 से 8th की तरफ गए होंगे, जो 8th वाले बच्चे हैं वो देंगे, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो 7th में भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अब 8th में भी उन्हें प्रिपेयर करने की मौका, क्योंकि असल में उन्हें 8th में ही ये पेपर देना होता है क्लास 9 के लिए, है ना। तो कुछ बच्चे 2 साल से कर रहे होंगे, कुछ 1 साल से, बट ये डिपेंड नहीं करता कितने साल से कर रहे हैं। आपको एग्जाम पैटर्न अपनी फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितने मार्क्स का आने वाला है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी ने बोल दिया ये बुक उठा लो वो बुक उठा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक रेफरेंस बुक ज़रूर लेनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सब कुछ ही पढ़ने बैठ जाओ, है ना। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आपको क्या चीज़ छोड़नी है। तो सबसे पहले जो क्लास 6 का बच्चा होगा, है ना, जो क्लास 6 के लिए एडमिशन लेगा और ये पेपर देगा, कौन पेपर कराता है आपका? CET, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका। ठीक है, इसके थ्रू आपका ये पेपर होता है RMS का। ठीक है, आपके RMS के कुल 5 स्कूल हैं, आपको ये बात पता होगी। 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं, आपको ये बात पता है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जहाँ 33 है और जहाँ 5 है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ भी बच्चा क्वालिफाई करता है, यहाँ भी करता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ इंटरव्यू होता है ना, जो बच्चों को सोच के ही डर लग जाता है कि इंटरव्यू है भाई, पेपर तो जैसे तैसे कर लेंगे, इंटरव्यू कैसे करेंगे फेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी क्लास में। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो आपका जीके वाला पार्ट है ना। इसमें आपका करंट अफेयर जो आपको बताया था, दीक्षांत सर आपको करंट अफेयर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें जो जीके वाला पार्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है, और भी अदर पार्ट होते हैं, बताऊंगी आगे, वो मैं कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। जनरल नॉलेज में, उसमें जनरल नॉलेज में ना आपके 2 पार्ट एक साथ आ जाते हैं। एक आपका साइंस वाला पार्ट आ जाता है और एक आपका एसएसटी में ही आपके सारी टॉपिक्स हो जाते हैं कवर अप, एंड साइंस में थोड़ा सा अदर पार्ट आ जाता है, ये आपके जीके के पार्ट को कवर कराता है। अब इसके मार्क्स सुन लो, है ना, ये आपका 50 मार्क्स का आता है मिला के, ठीक है। तो क्लास 6 में मैं 50 मार्क्स का करवाऊंगी। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जो बच्चा 50 में से 40 प्लस ला जा रहा है, मतलब 40 वाला बच्चा 40 तक पहुँचते पहुँचते तो हर कोई नॉर्मली ला जाता है। कहाँ पे खेल होता है, कंपटीशन बढ़ता है 40 प्लस का, जो 41, 42, 43, 44 है ना, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चा 40 हर कोई ला रहा है, आपको जो दौड़ना है 10 मार्क्स की और दौड़ है। और वो कौन क्वालिफाई कर पाता है, कौन वो एग्ज़ाम को 40 प्लस में लेकर जाता है? जो रोज़ मेहनत कर रहा है ना। मैं ये कहती हूँ, जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ काम कर रहा है, उसी के 40 प्लस आते हैं, वरना 40 तक तो हर बच्चा कर ही लेता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, मिनिमम टू क्वालिफाई 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 40% होता है अपॉन 100, और आपके 50 मार्क्स का है ये, तो 50 है ना। तो आप 0 से 0 कट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4 5 जा 20, मतलब 50 में से एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आपको क्वालिफाई करने के लिए ही लाने हैं। अगर आप 20 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं तो ये समझ जाइए आप अदर सेक्शन में अगर क्लियर भी होते हैं और आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर होते, तो भी आप यहाँ पे रह जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पेपर को। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है? पर्टिकुलर सेक्शन की कट ऑफ, है ना। तो सेक्शनल कट ऑफ होती है 50 में से एटलीस्ट आपको 20 तो लेकर आने हैं, और अगर आप 20 लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आप जितने मार्क्स भी लाएंगे, 50 में से 40 भी लाएंगे। देखो, जो 40 ला रहा है उसका तो ऑलरेडी क्वालिफाई है ना, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ की, है ना। लेकिन जो बच्चा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर रहा है लेकिन यहाँ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसका पेपर रुक जाएगा, ये बता रही हूँ मैं। आप
आपको इंटरव्यू देने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, हर बच्चे का यहाँ पे क्या करना है, सेक्शनल कट ऑफ है। मैं अपने पार्ट का बता रही हूँ तो जनरल नॉलेज का सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक है। ओके, आफ्टर डेट यहाँ पे कुछ बच्चों को लिखा है कि क्वेश्चन का जो मीडियम होता है एंट्रेंस एग्जाम में वो इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो उसकी वो होती है ना, इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों में पेपर को कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा मैम इंग्लिश का पेपर क्या हिंदी में आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, जो वहाँ पे लैंग्वेज लिखी जाती है ना ऊपर आपको बताने के लिए, है ना, जैसे डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये आपका पार्ट हिंदी में लिखा जा सकता है, अदरवाइज बाकी इंग्लिश का पेपर पूरा प्रॉपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्लास 9 के लिए। मैं जो पार्ट कराने वाली हूँ क्लास 9 को सोशल साइंस है और साइंस है, क्योंकि जीके के अंदर ही आपकी सोशल साइंस आती है। जीके के अंदर जो सोशल साइंस है ये 30 मार्क्स की है और साइंस का पेपर है 50 मार्क्स का, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सैनिक स्कूल में हम देखते थे ना, सैनिक स्कूल में क्या देखते थे कि एक क्वेश्चन अगर मैथ्स का है और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का आपका 9th क्लास के लिए आ जाता था मैथ्स का, है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखेगा बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ना ये 50 मार्क्स के, ये चैप्टर से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से 30 मार्क्स के। ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मतलब मैं प्रॉपर 50, 60, 70, 80 मार्क्स का पेपर मेरे हाथ में है ना। 80 वाला पोर्शन जो है, 80 क्वेश्चन के ये 80 मार्क्स जो है मेरे हाथ में है। मैंने पढ़ाना है, किस ढंग से मैं पढ़ाऊंगी वो मेरे ऊपर है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी में बना के रखना है। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कंटिन्यूस पढ़ना है यूट्यूब में, क्योंकि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली है मंडे से, है ना। आपको टाइमिंग भी ऑलरेडी बता दिया था, 6 PM to 9 PM के बीच में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो तैयार रहिएगा क्लासेस के लिए और एकदम सर पे ना पट्टी बांध लेना एकदम कि बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। जोश हमेशा शुरुआत में रहता है, अंत तक आते आते सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, पर आपको ये नहीं करना है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, वरना उसके बाद अगली क्लास में आप चले जाओगे तो कब लोगे, है ना। उसके बाद मिनिमम टू क्वालिफाई 50%, है ना। ये पेपर 2 का साइंस वाला पार्ट है, सोशल साइंस का ये वाला पार्ट पेपर 1 का पहला वाला 3 पार्ट का आता है ना। तो आपको दोनों ही सेक्शन को 50% क्वालिफाई करना है। 50% का क्या मतलब है, 50/100 मल्टीप्लाई आपका टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 पेपर है मैथ्स और साइंस, है ना, तो 100 आएंगे। तो अगर मैं इन 100 को 100 से काटूँ मतलब आपको 50 मार्क्स 100 में से इन दोनों को मिला के 50 मार्क्स लाना है। तो मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो साइंस में आपको 25 लेकर आने हैं और यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से मार्क्स देखने हैं ना। एटलीस्ट 25 मार्क्स तो साइंस में लेकर ही आने हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो दोनों को मिला के 50-50 लाने, यहाँ भी 50 लाने हैं और यहाँ भी। सेक्शनल कट ऑफ मतलब इनको मिला के 50 और इनको मिला के 50 तो एटलीस्ट लाने ही हो। उसके बाद आप जितने मार्क्स लाओगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है कि कट ऑफ कितनी जाती है और मेरिट बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम होगा बच्चा वो इंग्लिश ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। कोई ये ना सोचे कि आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा कि नहीं, है ना। ये ना सोचे कि आपको जो इंट्रोडक्शन होता है ये पार्ट बोल दो या फिर इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर में वो आपको हिंदी में मिलेगा, नहीं। जो हिंदी का पेपर है वो हिंदी में आएगा, बाकी सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। सबसे पहले इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो 3 टिप्स क्या हैं मैं आपको बताऊंगी। तो पहली टिप्स है एलिमिनेट सिलेबस, ठीक है। जब भी आप कोई रेफरेंस बुक लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आना। आपके पास सिलेबस दे रखा होता है, ठीक है। पूरा आप गूगल में जाएंगे साइट पे तो आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा। उस सिलेबस में आपको ये जानना है कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो पेपर में नहीं आते हैं। पेपर से देख के देखना है ना। 2024 का पेपर भी आपके पास होगा, आप ये चेक करिएगा, देखिएगा उन पेपर में जिनको ऐसा लगता है कि वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स को लगता है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो बच्चे के लिए सबसे ईजी वे क्या कर सकते हैं, सिलेबस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, टॉपिक हैं जो पेपर में नहीं आते हैं। बच्चे को वो बिल्कुल नहीं पढ़ाने हैं, ना उनको छुआना है, ठीक है। चाहे कभी गलती से उनमें से एक पार्ट आ जाए, बट आपको बिल्कुल नहीं उनको छूना है। आपको उन टॉपिक्स को लेना है जो स्पेसिफिकली पेपर के लिए आते हैं। इसके लिए आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। सेकंड वन इज मैक्सिमम क्वेश्चन टॉपिक। क्या मतलब है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पहली प्रायोरिटी उनको देनी है कि आप पहले उन टॉपिक्स को कवर करें,
ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हमें पता है यहाँ से 4 आते हैं, यहाँ से 3 आते हैं, ऐसे एक आता है, लेकिन उस बुक में ऊपर से नीचे 1 2 3 4 कहीं और दे रखा है तो 1 2 3 से करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है, किसी भी बुक में नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे क्वेश्चन आते हो, है ना, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आउटपुट, और ऐसा होता है, यही होता है एक एनालाइज करना। क्या होता है, यही होता है किस तरीके से पेपर को एनालाइज करते हैं 2024 का, 2023 का, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से ज़्यादा। आप और ऊपर लिख दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर आप सिलेबस से गो थ्रू हो रखे हो तो आप टॉपिक को पढ़ते ही तुरंत पहचान लोगे क्या कि ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रखा है ना। कोई क्वेश्चन अगर आ रखा है विच मेटल इज सोनोरस, है ना, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा भाई सोनोरस तो ये तो किस में होता है, साइंस में, तो ये तो साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में किस पार्ट का है भैया, मेटल एंड नॉन मेटल का है। तो आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल का एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया, है ना। ऐसे ही आप लिखते जाओगे तो आपको फिर आप गिनना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल नॉन मेटल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, एसिड एंड बेस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरीके से आप पेपर को एनालाइज कर सकते हो। द थर्ड वन इज मिनिमम 3 आवर का क्या मतलब है। देखो, बच्चों का स्कूल भी होता है, बच्चों को घर भी आना होता है, उसके बाद उनके ट्यूशन्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं ट्यूशन्स लगाते, ट्यूशन्स भी होते हैं, फिर साथ में उनको ट्यूशन का होमवर्क करना होता है, स्कूल का होमवर्क करना होता है। तो ये वाला सिनेरियो कब करे भाई, ये तो ना एकदम झुनझुन हो जाता है सर। तो क्या करना है, इसके लिए आपको मिनिमम 3 आवर देना है। इधर आप सुबह उठ के दो, ये भी बहुत बढ़िया है, पर कुछ बच्चों को आलस होता है भैया हम सुबह नहीं उठेंगे, तो या तो शाम को दे दो, है ना। ट्यूशन से आए, आपने ट्यूशन का होमवर्क करा, एटलीस्ट 3 आवर, 2 आवर खाने से पहले, 1 आवर खाने के बाद, या खाने के बाद 2 आवर, 1 आवर खाने से पहले, है ना, ऐसा कर लो। या 1 आवर रात को, 2 आवर सुबह उठ के, जैसा आपको कंफर्टेबल है, एटलीस्ट 3 आवर। कोई ये बोले कि नहीं मैम हम तो 2 आवर में ही निकालेंगे, देखो 2 आवर में भी निकालने वाले होंगे इस लाइफ में, आपको 2 आवर में भी होंगे जो 2 घंटे पढ़ते होंगे, पर वो 2 घंटे रोज पढ़ते होंगे, इस बात को भी ध्यान रखें, है ना। जो बोल रहा है 2 घंटे, वो 2 घंटे अगर रोज पढ़ रहा है ना, तब जाके उसके चांसेस है कि वो पेपर को निकाल लेगा। पेपर को निकालना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद भी जो प्रोसेस होते हैं उनको भी कंटिन्यू करना होता है ना, उनको भी कंप्लीट करना होता है, तब जाके कंप्लीट सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का पेपर ही निकलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसे धुरंधर हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं कि मतलब मार्क्स उनके कितने हाई जाते हैं। अगर 200 मार्क्स का पेपर है ना, तो उनके मार्क्स आप समझ लीजिए मतलब इस तरीके से आ जाएंगे 180, 185, मैं तो ये कम बोल रही हूँ, कुछ बच्चे तो 192 प्लस जिनके आ रहे हैं। मतलब सोचो वो कितना पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ते हैं, दे डू जस्ट दैट थिंग, एंड दैट थिंग इज RRR। अब सोच रहे होंगे भैया ये RR क्या है, ये RRR है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के दौरान, जो पढ़ रहा है उसके लिए भी। रीड, एक R से होता है रीड, दूसरे R से होता है राइट, है ना, दूसरे R से क्या होता है राइट, और तीसरे R से होता है रिवीजन। रीड, राइट, रिवीजन, मतलब आप जो रीड कर रहे हो क्या वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, एंड देन उसको रिवाइज भी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये वाला राइट जो होता है वो तो सही है, पर मैं भाषा वाला राइट कह रही हूँ, है ना, RIT राइट, कि आप जो पढ़ रहे हो वो रीड, क्या वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या कुछ भी पढ़ रहे हो। आज ये वाला क्वेश्चन दिखा तो ये पढ़ लिया, कल वो दिखा तो वो पढ़ लिया, फिर टेलीग्राम में एक हमें कोई दिखा कि कोई पेपर आया वो कर लिया, फिर बुक से दिखा कि ये वाला पार्ट कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आप पहली बात एक टीचर चुने, ठीक है, आपको जिस सब्जेक्ट का चुनना है, आपको इंग्लिश का चुनना है आप इंग्लिश का टीचर चुने, आपको साइंस का चुनना है आप साइंस का टीचर चुने, आपको मैथ्स का चुनना है मैथ्स का टीचर चुने। फिर क्या करना है, उस टीचर से अगर आपकी जो सोच है वो उस टीचर से मैच करती हो, तो आपके लिए वो टीचर सबसे बेस्ट। भले ही आपके 10 दोस्तों के लिए वो टीचर सबसे फुद्दू हो, लेकिन आपको अगर उस टीचर से समझ आ रहा है तो इस बात को समझ लीजिएगा आपके लिए वो टीचर बेस्ट है, और उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कनेक्टिविटी उस टीचर से बनती है। आपको जब भी आप साइंस पढ़ोगे उसी से पढ़ना, क्योंकि आपको उसी से समझ आता है, किसी के बहकावे में नहीं आना कि वो टीचर ज़्यादा अच्छा उससे पढ़ के देख। आप फर्स्ट टाइम में चुन सकते हैं, है ना, ये टीचर ठीक है, ये थोड़ा ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, अब मैं किससे परफेक्टली पढ़ूँ जिससे मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं मेरे, है ना।
मेन बात है आपके कंसेप्ट को क्लियर होना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे तो आप पेपर में तभी इजीली कर पाओगे, है ना। ज़रूरी नहीं हर बार क्वेश्चन वन वर्ड, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो एनालिटिकल होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, रिवाइज नहीं करना होता, किसी चीज़ को रटना नहीं होता, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ इसको सर ने ऐसे बताया था या इसको मैम ने ऐसे बताया था। अगर ये इस तरीके से हुआ, होता है ना कोई टीचर पढ़ाता है तो वो बातों बातों में बता देता आपको ये चीज़ ऐसी थी फिर ऐसी हुई, अगर इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन आया तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से बता देते हैं। तो आपको पेपर में अगर उस तरीके से मिल गया तो आपको याद रहेगा हाँ यार मैम ने बताया था या टीचर सर ने बताया था। तो ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले अपना क्या ढूंढना है, टीचर ढूंढना है, फिर उसी पे स्टिक रहना है। वो जो पढ़ाएगा जो कराएगा आपको वही करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने 3 घंटे तो दे ही देना। तो समझ गए, एलिमिनेट सिलेबस, मिनिमम क्वेश्चन टॉपिक्स एंड मिनिमम एटलीस्ट 3 आवर। ओके, द नेक्स्ट वन क्लास 6 के लिए जो मैं पढ़ाऊंगी साइंस और जीके, है ना। जो एसएसटी है साइंस, ये जीके के अंदर ही आपके चारों पार्ट आ जाते हैं ना। ये जीके है, इसके अंदर ही आपके साइंस वाला पार्ट भी आ जाता है और सोशल साइंस वाला भी पार्ट आ जाता है, मतलब जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना, पॉलिटी वगैरह ये सब आता है। तो वो टोटल मिला के जो साइंस और एसएसटी का पार्ट होगा जीके का, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन, है ना, 50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो मतलब टोटल कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स, ठीक है। ओके, क्या क्या आएंगे टॉपिक्स में बता देती हूँ। आपका क्लास 6 में आरएमएस के जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चा वो ये हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आएगा, जियोग्राफी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पार्ट होता है जिसमें जुडिशरी ये वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट वाला पार्ट आता है, करंट अफेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के साथ मिला जुला आएगा करंट अफेयर। मतलब ये जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इंडियन डिफेंस हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ना, कोई भी आर्टिकल यूज हुआ होगा ना तो वो करंट अफेयर से रिलेट करके दे देगा आपको, जो प्रेजेंट चल रहा होगा। अगर प्रेजेंट में राइट टू इक्वालिटी वाला चल रहा होगा तो राइट टू इक्वालिटी पूछ लेगा, अनटचेबिलिटी पूछ लेगा, है ना, राइट टू फ्रीडम वाला पूछ लेगा। तो एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ जो होते हैं वो उससे करंट से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स हो गया, अब इतने सारे गेम्स होते हैं तो उस गेम्स में करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे सर आपको अब करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो वहीं जो पार्ट में स्पोर्ट्स का पढ़ाऊंगी उसको करंट अफेयर से लिंक करना है, तब पढ़ना है, तभी आएगा मज़ा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंडियन डिफेंस। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला आपका, उसके बाद ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये थोड़ा सा क्या हो रही हैं, अब थोड़ा सा कम होने की संभावना है ना। तो भैया उस चीज़ में क्या क्या डिफेंस में जो यूज़ हुए, है ना, कौन कौन से यूज़ हुए, जैसे तो कौन कौन सी मिसाइल क्या हुआ यूज़, कुछ पार्ट आपका आ सकता है क्लास 6 के लिए एज अ करंट अफेयर, ठीक है। आफ्टर डे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो वर्क करती, जैसे वर्ल्ड WTO होता है, वर्ल्ड WTO होगा, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कई तरीके की न्यूज़ वगैरह आती है ना, तो उसमें WTO हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेकिन करंट में जो यूज़ हो रही हैं, करंट में जो चल रही हैं, वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है। बहुत सारी पढ़ाएंगे लेकिन उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वही निकाल के पढ़नी है, ज़्यादातर उसे ही रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि सारी पढ़ते रहना हर दिन, वो तो पढ़नी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे निकाल के एकदम अलग से कटोरे में परोस के मैं आपको दूंगी और आपने वो खानी है एकदम, ठीक है। आफ्टर डेट साइंस में क्या चीज आएगी, तो डिजीज आपका एक पार्ट है, प्लांट्स एंड एनिमल एक पार्ट है, न्यूट्रिशन, ह्यूमन सिस्टम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसके अंदर भी तो टॉपिक्स थे साइंस के, और वो इसी के अंदर कवर अप हो जाते हैं। अब डिजीज़ के अंदर कुछ पार्ट कवर अप हो जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर कुछ पार्ट कवर अप हो जाता है, न्यूट्रिशन के अंदर कुछ पार्ट कवर अप हो जाता है ना, उसके सब टॉपिक्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपके हिस्ट्री हो गया, तो ये वेटेज की बात करें तो आपको पता है कि आपका जो ये पूरा पार्ट है ना, इसमें कितने, तो लगभग आप मान के चलिए आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, सोलर सिस्टम के 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी एक भी आ जाता है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कितने होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। इंडियन डिफेंस के जो होते हैं आपके डिफेंस के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट्स के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के
2 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 से 4 पूछ लेता है, कभी 2 पूछ लेता है, कभी 3, वो डिपेंड करता है। एंड अ करंट अफेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान के चलो 5 के अंदर तो आ जाएगा। कभी वो आपसे 2 पूछेगा, कभी 3, कभी कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे नहीं नहीं ये तो हिस्ट्री का है या फिर ये सोलर सिस्टम का है, बट वो कनेक्ट कर लेगा उसको करंट अफेयर से, है ना। तो उनको मिला जुला के डिपेंड करता है, ये इस तरीके से आपका वेटेज रहेगा। अगर बात करें साइंस के लिए, है ना, अगर बात करें साइंस के लिए तो ह्यूमन सिस्टम जो आपका है ना, इससे आ जाएंगे आपको 3 से 4 प्रश्न। अब मैंने 3 से 4 क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी इसके 3 प्रश्न भी देखने को मिले, पर अलग अलग तरीके से। ह्यूमन सिस्टम में सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर ही आते हैं। डिजीज़ आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूट्रिशन 1 से 2 क्वेश्चन, एंड एनर्जी रिसोर्सेज 2 से 3 क्वेश्चंस वेटेज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 2026 में पेपर होने वाला है बच्चा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्लास 9 के लिए। अब भाई क्लास 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट्स जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी सीट्स वैसे वैसे क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। तो यहाँ पे क्लास 9 के लिए जो सीट्स हैं, है ना, वो कम होती हैं, इसीलिए यहाँ पे बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा लाना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ये बोलिए। ठीक है, अब क्लास 9th वाला बच्चा जो क्लास 7th में है, क्लास 8th में जाएगा एंड देन 8th के लिए देगा। 7th वाले अपीयरेंस में दे सकते हैं, ठीक है, उसमें मैं बता देती हूँ 30 मार्क्स की आपकी सोशल साइंस आएगी, सोशल साइंस, और 50 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, साइंस आएगी। तो मतलब 30 + 50 क्वेश्चंस जो होते हैं क्लास 9th के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसका मतलब जो टोटल होगा 80 मार्क्स, है ना, क्योंकि 50 + 30 इट्स 80 एंड 80 × 1 = 80। तो आप इस बात से समझ के होंगे कि 80 मार्क्स मेरे हाथ में है, मुझे आपको 80 मार्क्स का प्लेट में परोसना है और आपको उसको खाने की तरह खाना है। अब चाहे आप उसे मोमो समझिए या आप उसे खिचड़ी समझिए या चाउमीन समझिए या कुछ भी समझिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। क्लास 9 30 मार्क्स का सोशल साइंस, 50 मार्क्स का साइंस आता है। इंग्लिश मीडियम होता है आप लोगों का। सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कवर करने होते हैं, देख लीजिए ज़रा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, जुडिशरी, ये वाला पार्ट ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से पॉलिटी वाली है, इसे आप सिविक्स कहते हो ना, सिविक्स, उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सिविक्स एक पार्ट होता है जिसके अंदर ये दोनों ही आ जाते हैं। फिर इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये पार्लियामेंट भी इसी के अंदर आ जाता है। इस बात को समझिए। ठीक है, तो ये आपके मेन जो हाईलाइट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लास 9th में। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइंस वाले पार्ट पे। अब देखो साइंस वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है, क्योंकि ये आपके पूरे 50 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स, 50। तो 50 भैया बहुत बड़ी कीमत है सोशल साइंस के कंपैरेटिवली। मतलब अगर कोई बच्चा सोशल साइंस में 20 ला रहा है और यहाँ पे वो बच्चा 45 ला जाएगा, है ना, 45, तो कितने, 65 उस बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे। और वहीं कोई बच्चा अगर मान लो सोशल साइंस में 30 ही लेकर आ गया और यहाँ पे उसने 25 कवर करे, है ना, 25 कवर करे, तो खुद ही देख लो आप 55 मार्क्स। तो मतलब यहाँ पे अगर इसमें भी ज़्यादा ला गया ना, तो सोशल साइंस में कम लाने के बाद भी वो कवर अप कर लेगा बच्चा। इस बात को समझिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है जब आप पढ़ो कि मुझे पहले तो ये जानना है सिलेबस में कौन से पार्ट से ज़्यादा मार्क्स आएगा, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे नहीं कि मेरे को एसएसटी पसंद है तो मैं एसएसटी ही ज़्यादा पढ़ूंगा, साइंस मुझे पसंद नहीं है मैं बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाऊंगा, देखूंगा तक नहीं, आंखें मूंद लूंगा, है ना, जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं करना है। क्लास 8 तक आपने ऑलरेडी साइंस पढ़ी है, उसी से मिलता जुलता पार्ट आपका पेपर में आता है, तो इसमें इतना हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि मेरे को आएगा, मुझे याद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपने जो क्लास 6 का एग्ज़ाम देगा वो 5th तक पढ़ के आया है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी होती हैं।
तो इतनी भी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली नहीं आती। पेपर जो होता है वो मॉडरेट होता है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। पेपर होता है मॉडरेट, मतलब 60% जो पार्ट होता है वो आपका इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब ऐसा पेपर जो हर कोई कर ले जाता है। कहाँ पे 40% पार्ट में आपको मिलेगा मॉडरेट टू हाई, है ना। 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसने अच्छे से मेहनत करी होगी वो 40% वाला पार्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जिसने नॉर्मल तो सभी करते हैं ना, वो इतना पार्ट कर लेते हैं, 60% वाला पार्ट वो भी कर लेते हैं, हाई वाला भी कर लेते हैं, लेकिन 40 वाला बस वहीं खेल पलटता है ना। जिसने थोड़ी सी अच्छी मेहनत करी होगी, लगातार पढ़ा होगा। देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, आप भले 2 घंटे पढ़ो, है ना, मैंने मिनिमम 3 बोला है, बट अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप रोज पढ़ो। तबीयत खराब, कोई बात नहीं, मुंह से नहीं पढ़ पा रहे हो, कानों से सुनो, क्या पढ़ा आज वो रिवाइज करो, जो पढ़ा अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज़ में ही रिवाइज कर लो, है ना। कुछ पुराने पेपर लगाए, उन्हीं को रिवाइज कर लो। आपने गलतियां क्या करी उनको किसी कॉपी में लिखा, आपने क्या गलतियां करी मैं ज़रा कर लूँ, ताकि दोबारा अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैं ये गलत ना करूँ। ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने कोई टेस्ट दिया, आपने जिस कोचिंग में जाते होंगे, और दोबारा से वो टेस्ट में वो सेम क्वेश्चन आया और आपने दोबारा गलत कर दिया, तो आप वैसे ही 1000 वाले बच्चों की भीड़ से पहले गायब हो जाते हो कि आप वो गलती बार बार कर रहे हो जो आप गलती ऑलरेडी एक बार कर चुके हो। ऐसा नहीं करना है। पेपर देते हुए गलती करोगे, उस गलती को लिखोगे, नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा उन वाली गलतियों को याद करके आओगे, ताकि अगर पेपर में आई तो वो गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी, या उन गलतियों से एलिमिनेशन आप आराम से ऑप्शंस को कर सकते हो और अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे कि साइंस वाला पार्ट है, 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है साइंस, आपका बायोलॉजी, है ना। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, 3 पार्ट आपके हैं। ठीक है, बायोलॉजी में आपका सेल एक टॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज एक टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड प्लांट एक टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स इन एनिमल, देखो यहाँ पे है एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, न्यूट्रिशन एक अलग से टॉपिक भी है, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी में है। दूसरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपके 4 टॉपिक्स हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स फॉर्म, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मैंने 2 बार लिख दिया क्या, मतलब हैं ये 3 टॉपिक। अच्छा, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए 2 बार आ गया। ओके, तो ज़रा ये 3 ही टॉपिक हैं आपके इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिक्स, मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल इसमें आ जाता है। कुछ पार्ट फिजिक्स का भी है मेटल एंड नॉन मेटल में शायद, या फिर मैं यहाँ से इसको ज़रा सा रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर देखा गया है ना, इस वाले पार्ट को रिमूव कर दो। ठीक है, बाकी आपको समझ आ गया है ना, आपको समझ आ गया है पूरी चीज़ें, तो कि किस तरीके से हम आगे चलेंगे, ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक साथ खचड़ पचड़ नहीं करेंगे। अगर मैं जिस दिन साइंस पढ़ा रही हूँ मैं स्पेसिफिकली बता दूंगी बच्चा कि पहले हम किसको कवर करेंगे, फिजिक्स को करेंगे, बायो को करेंगे या फिर केमिस्ट्री को करेंगे। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होगी केमिस्ट्री में, मैं वहाँ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी। बिल्कुल भी घबराऊंगी नहीं इस बात के लिए कि बच्चों को क्या लगेगा क्या नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ, तो आप लोगों को भी मैं एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर दिखाऊंगी, है ना, ऑनलाइन करके दिखाऊंगी। ठीक है, क्लासेस में दिखाऊंगी। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूट्यूब की जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। शाम को 12 मई की शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो क्लास 6 एंड क्लास 9 के बच्चे बिल्कुल अपना कमर की पेटी बांध ले, क्योंकि अब आपका नया सेशन शुरू हो रहा है जो कि आपका पेपर है। आरएमएस का पेपर दिसंबर के 2nd वीक तक हो जाता है, तो नवंबर तक मैं आपके साथ बिल्कुल बनी रहूँगी ताकि दिसंबर में आप पेपर में बहुत बढ़िया कर सकें। ठीक है, साथ में ही ऑनलाइन बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को अवेल करना है ऑनलाइन बैचेस, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, अशोका क्लास ऐप, उसमें भी आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।